गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डी फार्मा की फ़र्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो डी फार्मा में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है इसका, ये सब चीज़ें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इसी सिलेबस के अंतर्गत एक आपका सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसकी स्टडी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में इंट्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक। और उसके बाद लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो भी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टू डिफाइन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब जो एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी। टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। टू लिस्ट 12 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी विद देयर ऑर्गन एंड फंक्शंस। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम्स चलते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी सिस्टम जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चलते हैं। तो कुल मिला के 12 सिस्टम्स होते हैं। तो उनके फंक्शंस और उनसे रिलेटेड ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। अगला हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो है टू एनलिस्ट द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, जो ह्यूमंस जो अलाइव होते हैं उन, तो उसके लिए अलाइव होने के लिए जो ह्यूमन की बॉडी है वो बहुत सारी प्रोसेस करती है। तो उन सभी प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं उन प्रोसेस के बारे में भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन द एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब जो बॉडी है, बॉडी को डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, तो हमें एनाटॉमिकल प्लेन्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। सेक्शंस जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। डायरेक्शनल टर्म्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द ह्यूमन बॉडी, और जो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं ह्यूमन बॉडी को के बारे में ही प्रॉपर डिस्क्राइब करने के लिए, तो उनको भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। टू डिस्क्राइब द मेजर बॉडी कैविटी। अब हमें बॉडी कैविटी के बारे में भी बताना पड़ेगा, बॉडी कैविटी होती क्या है और इस बॉडी कैविटी का यूज़ यहाँ पर क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस चलती हैं, तो इन प्रोसेस को कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो एक लिमिट के बाद उनको स्टॉप करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक देती है, और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या हो जाता है, उसका जो भी प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, और कोई प्रोसेस ऐसी है जो कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। इस वजह से बॉडी क्या करती है कि उसको पॉजिटिव फीडबैक देती है, जो इस वजह से वो क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट थे। इन ऑब्जेक्टिव के आगे हम स्टडी करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस, फर्स्ट एनाटॉमी और सेकंड है फिजियोलॉजी। अब ये होते क्या हैं, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी पार्ट एंड देयर फंक्शन। तो जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या करती हैं कि जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अब एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी की साइंटिफिक स्टडी करना, इसको बोलते हैं एनाटॉमी। अब इसमें भी कुछ डिवीजन्स हैं, कुछ सब डिवीजन्स हैं एनाटॉमी में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल
फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग टू डेथ। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, इसमें किसी भी जो है ह्यूमन बॉडी का जो जहाँ से इसकी लाइफ स्टार्ट होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से, जहाँ एग होता है, इसे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से स्टार्ट होगा इसकी लाइफ। तो और जो डेथ तक, जब तक इसकी डेथ नहीं होगी तब तक इसकी लाइफ का जो फॉर्म है, किस तरह से इसका ग्रो करते हैं ये और डेवलपमेंट करते हैं, और किस तरह से इसके डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं, ये क्या होती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें सेल बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल बायोलॉजी क्या है कि उसमें जो मौजूद सेल्स हैं, उस सेल्स की स्टडी करना और उनकी फंक्शंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करने को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी दो एक ऐसे टर्म हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, बट लेकिन ये हैं दोनों ही डिफरेंट। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। सेल बायोलॉजी क्या था? सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन की स्टडी करना। और हिस्टोलॉजी क्या है? यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं टिश्यू के। टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होता है। ठीक है, सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होता है, उसी को टिश्यू बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर ग्रॉस एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी बॉडी की सेल स्ट्रक्चर का हमें स्टडी करना, और माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे हम। माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे यानी कि नेकेड आई से करेंगे। तो नेकेड आई से जिस तरह से हम किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे, मतलब सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अ बॉडी सच एज नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सिस्टमिक एनाटॉमी के में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम हुआ, तो नर्वस सिस्टम में हम क्या, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व सिग्नल्स के रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो मेटाबोलाइज होता है, तो उसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम में बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी जो फूड कंज्यूम करती है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो उसका एसिमिलेशन होता है, यानी कि यूज़ होता है, जो एनर्जी बनती है उसका यूज़ होता है, तो उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बट ब्रीदिंग क्या होती है कि जो हम एयर से हम क्या करते हैं, एयर हम अपने अंदर इनहेल करते हैं, और उससे हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हम बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देती है। तो ये होता है ब्रीदिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ बॉडी भी। ठीक है, इस रीजनल एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हेड के बारे में पढ़ेंगे, या चेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, या लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, या किसी और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता है रीजनल एनाटॉमी। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज की हेल्प से हम बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिजीज़। अब कोई भी डिजीज़ हुई हमारी बॉडी को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी हम फंक्शन, जो भी उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं या जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है कि जैसे ही
इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फर्स्ट 8 वीक ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे ही जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हुआ, उसके बाद जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट फॉर्म होने के बाद, जाइगोट फॉर्म होने के 8 वीक्स तक जो भी डेवलपमेंट एसोसिएट होते हैं उसके साथ, तो उनकी स्टडी करते हैं जिस चीज़ के अंदर, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो ये क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर उनके पार्ट्स की एक साइंटिफिक स्टडी है कि वह जो पार्ट्स या ऑर्गेनिज्म वो क्या है, नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी को सब डिवाइडेड किया गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड किया है, तो वन बाई वन हम इनको भी स्टडी करेंगे। फर्स्टली हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेज। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होती है कि ये लंग्स और एयर पैसेज जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग की स्टडी करने को बोलते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। और नेक्स्ट है हमारे पास रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी क्या है? ये रिलेटेड किससे है? किडनी से। तो यहाँ पर क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी। रीनल वर्ड का मीन्स ही होता है किडनी। ठीक है, तो रीनल वर्ड जो रिलेटेड किससे होता है? किडनी से रिलेटेड होता है। तो जो इसके किडनी की जो फिजियोलॉजी होगी उसको बोलेंगे रीनल फिजियोलॉजी, और उसकी जो फंक्शनिंग्स है उसकी स्टडी होगी रीनल फिजियोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? ये कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि पैथोजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट में ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द सेल एंड ऑर्गन्स फंक्शंस एज रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के थ्रू क्या करते हैं, हमारे जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शंस में चेंजेस आते हैं, तो उसकी स्टडीज़ जो स्टडी करते हैं वो होती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरो फिजियोलॉजी। अब न्यूरो वर्ड का मीन्स यहाँ पर क्या? न्यूरो मीन्स होता है एक तरह से नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही होगी, तो न्यूरो फिजियोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही होगी। तो न्यूरो फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी रिलेटेड फिजियोलॉजी है, जो भी फंक्शंस हैं उसके, तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? अभी जब हमने इम्यूनोफिजियोलॉजी पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने बताया था डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट में क्या करते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टेबलाइज हो जाती है, तो उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजी। और पैथोजेंस जो होते हैं, अब यानी कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट उनकी फंक्शन जो है उसको उसके एसोसिएटेड जो भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। अब कार्डियो मीन्स होता है, अब जैसे कार्डियो वर्ड आता है, जैसे न्यूरो आया तो हम यहाँ पर समझ गए थे सीधा कि ब्रेन से रिलेटेड होगा। पैथो मीन्स होता है यहाँ पर पैथोजन। अब पैथोजन से हमने समझ लिया ये किसी भी पैथोजन के फंक्शंस और उसमें चेंजेस जो हैं उससे एसोसिएट जो भी होगा उसकी स्टडी करेंगे तो उसको बोलें पैथोफिजियोलॉजी। तो ऐसे ही है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। अब कार्डियो मीन्स होता है ये रिलेटेड है ब्लड से, या हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट यहाँ पर क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो फंक्शनिंग है यानी कि फंक्शंस हैं उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी।
एंडोक्राइनोलॉजी, अब यहाँ से एंडोक्राइन समझ में आ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी स्टडी करने, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं और वो बॉडी की कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे, तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर 6 बेसिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फर्स्ट है केमिकल लेवल, नेक्स्ट है सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, तो ये बेसिक 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आता है केमिकल लेवल। तो ये क्या है, वेरी बेसिक लेवल है, मतलब बहुत बेसिक है। इससे कम लेवल जो है ना, इससे कम लेवल कोई भी पॉसिबल नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इससे बेसिक लेवल कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इट इंक्लूड्स एटम्स। एटम्स क्या है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एटॉमिक लेवल जो है उस केमिकल लेवल में इसको भी मतलब लिया गया है। तो एटॉमिक लेवल, अब ये इससे बेसिक लेवल कोई हो नहीं सकता, इसलिए एटॉमिक लेवल पे भी यहाँ पर क्या हो सकता है, केमिकल लेवल में यहाँ पर ये हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब मोर देन 2 या उससे ज़्यादा भी जो है एटम्स मिलके क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल हो जाएगा। केमिकल लेवल में ये जो पार्ट है ना, ये मॉलिक्यूलर लेवल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सर्टेन एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर। ये क्या है, क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल एटम्स हैं। ठीक, तो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल का मीन्स यहाँ पर है कि जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो क्या है, सेल से बनी होगी, यानी सिंगल सेल से। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स। अब जो भी अभी हमने केमिकल लेवल पढ़ा हुआ है, तो वो केमिकल लेवल में बहुत सारे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। ये बेसिक लेवल होता है और इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है सेल्स को। तो ये सेलुलर लेवल होता है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स, तो यानी कि सेल्स जो बनाएंगे ये सेलुलर लेवल हो जाएगा। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मसल सेल, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये क्या है, डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं जो कंबाइन होने के बाद फिर क्या बनाएंगी, एक टिश्यू बना देंगे। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी टिश्यू से मिलके बनी हुई है तो उसको बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जितनी भी बॉडी की स्किन या लाइनिंग जो भी होंगी किसी भी ऑर्गन की, ठीक है, तो उसमें जो पाए जाएंगे उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स होता है यहाँ पर जो भी क्या करेंगे, ब्लड से रिलेटेड जितने भी यानी कि फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी हैं टिश्यू हैं तो वो क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो मसल्स में पाए जाएंगे वो मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले टिश्यू को नर्वस टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन लेवल। तो ये यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यू हैं वो कंबाइन करने के बाद एक ऑर्गन को फॉर्म करेंगे। ठीक है,
तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड रिकॉग्नाइजेबल शेप। यानी कि जो ऑर्गन होगा वो बहुत सारे डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना हुआ होगा, लेकिन इनका जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक फंक्शन होगा, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, और इनका जो शेप होगा वो भी रिकॉग्नाइजेबल, यानी कि ये क्या होगा? एक स्पेसिफिक शेप भी होगा इनका। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं आपको, स्टमक है, स्किन है, बॉडी है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, ब्रेन है, ये सभी क्या है? ऑर्गन्स हैं। ये सभी ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक जितना जो भी पार्ट है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें जो भी आने वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे माउथ हुआ, इसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन्स हुए, ये सभी क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो ये सभी मिलके, ये जितने ये ऑर्गन हैं, ये सब मिलके क्या करेंगे? एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, जिसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी तरह से बेसिक बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है? जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है, वो ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी functioning combines together to form a total organism, that is human body। तो यहाँ पर क्या होगा? जितनी भी ह्यूमंस के बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, और सिस्टम्स हैं, सभी मिलके क्या करेंगे? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो उसको उस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो अभी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हुए हैं, उनको हम डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा ये एटम दिख रहा है। ये क्या है? एक सिंगल स्फीयर के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये एटम है। तो एटम ये क्या है? बेसिक लेवल, ये केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो ये बेसिक लेवल है। इसमें क्या है? एटम्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब ये बहुत सारे एटम्स अगर मिलने के बाद एक मॉलिक्यूल का फॉर्म करेंगे, तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। किसके अंतर्गत? केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, तो एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, ये हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। अब ऐसे बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं, ये क्या करेंगे? मिल के क्या करेंगे? ऑर्गेनेल्स का फॉर्म करेंगे। जैसे कि इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम एक्सेट्रा, गोल्गी बॉडी, ये सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद क्या करेंगे? ऑर्गेनेल्स का निर्माण करेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? सेल्स का फॉर्म करेंगे, सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारी सेल्स मिलने के बाद एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मिलने के बाद ये क्या करेंगे? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करने के ऑर्गन का फॉर्म करेंगे, ऑर्गन फॉर्म करेंगे, तो ये क्या होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलने के बाद क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डार्क पार्ट जो दिख रहा है, ये लीवर है। फिर उसके बाद ये कॉइल्ड पार्ट जो है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। उसके बाद ये स्टमक है। तो ये सभी क्या है? ये मिलने के बाद क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद क्या करेंगे? ये एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सभी बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
बॉडी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने भी मतलब कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो 12 बेसिक ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई होती है। तो ये 12 बेसिक ऑर्गन सिस्टम होते क्या है, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसको क्या है, अपनी बॉडी को रन करने यानी कि लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या करने, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको कहाँ से, फूड से मिलेगी। तो फूड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हैं यानी कि फूड्स का पहले तो क्या है, इनगल्फिंग ऑफ फूड हो गया, फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, या फिर उसके बाद जो एसिमिलेशन हो गया, जो भी एनर्जी बनी है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यानी कि एनर्जी का यूज़ होगा, वो सभी किसके से पहले के जो भी इवेंट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो लगा हुआ सिस्टम होता है, मतलब साथ में ये है कि जैसे ही बॉडी ने फूड कंज्यूम किया, फूड कंज्यूम करने के बाद डाइजेस्ट किया, उसके बाद जो एनर्जी बनी उस एनर्जी का यूज़ जिस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम बॉडी पार्ट के होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसके बाद जो रेस्पिरेटरी बेस्ड है वो क्या होगा, अब बेस्ट जो है, बेस्ट मटेरियल क्या होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और उस बेस्ट मटेरियल को क्या करना पड़ता है, हमें बॉडी के बाहर रिमूव करना पड़ता है। तो बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, जो बॉडी बेस्ड होते हैं, बॉडी बेस्ड या रेस्पिरेटरी बेस्ड होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम रिमूव आउट करते हैं। अब उसके बाद फिर आता है नर्वस सिस्टम होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मतलब बॉडी के पार्ट्स हैं सब अपने क्या है, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो उन जो कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। कि हमने सोचा कि हमें अपना जो है मतलब चलना है या दौड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना, अपनी बॉडी को कमांड देना पड़ेगा कि हम दौड़ेंगे, भागेंगे। तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमंस के केस में मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने का एम्ब्रियो से फिर जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, एक फुली डेवलप्ड बॉडी या ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट सिस्टम क्या है हमारे पास, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे कि नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी को कंट्रोल करने का कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो उसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी की बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। किसके थ्रू, ये क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये हार्मोन्स क्या होंगे, बॉडी में सर्कुलेट होंगे, और बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएंगे और उसके अंदर चलने वाली जो भी प्रोसेस हैं उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, ये हार्ट से रिलेटेड सिस्टम है। और ये हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। जो भी ब्लड है उसको पंप करने का काम है। इसको पंपिंग हाउस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है हार्ट को। तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं जैसे कि ब्लड पंप करना, ये सब पूरा ये किसके रिलेटेड होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट चीज़ है मस्कुलर सिस्टम। जो भी हम मतलब कोई काम करने के लिए जो भी हमें अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, तो मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो मसल्स का यूज़ करते हैं
तो मसल किससे रिलेटेड है? मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये जितने भी मूवमेंट वाले काम होते हैं वो सब किससे रिलेटेड होते हैं? मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जो लिम्फ होता है यानी कि बॉडी फ्लूइड जो होता है उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, उसके रिलेटिव ये क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि बॉडी स्किन है। बॉडी स्किन क्या करती है? ये बहुत सारे मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलस होते हैं उसको सेंस करने के लिए यूज़ होती है। आइज़ होती हैं, ये हमारे विज़न में हेल्प करती हैं। ईयर्स होते हैं, ये हमारे लिसनिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो सेंस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये 12 जो बॉडी सिस्टम्स हैं इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है नर्व सिस्टम। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है? फंक्शंस क्या होते हैं? इट कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को ट्रांसमिट सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। मीन्स क्या होता है यहाँ पर? तो वॉलंटरी मीन्स होता है जिसको हम अपनी इच्छा से मतलब क्या मूवमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि हमने सोचा हमें अपने हाथ को मूव करना है तो हम अपने हाथ को अपने आप से मतलब सोचने के बाद मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे अपनी जो हार्ट बीट है उसको हम अपने आप से रोक सकते हैं या फिर उसको चालू कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंडर में, हमारे मतलब जो विल पावर है उसके अंडर में नहीं होती हैं। तो इस तरह के एक्शंस को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस का जो कोऑर्डिनेशन है और उससे रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं उनका ट्रांसफ़र करने का काम नर्वस सिस्टम का होता है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन है वो है ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। अब इनका फंक्शंस क्या होता है? तो हार्ट क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि हार्ट है ये कि पंपिंग हाउस ऑफ द बॉडी होता है। ये क्या करता है? पंप करता है ब्लड का थ्रू, किसके? ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड की पंप करेगा ये। ठीक है, और ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल। तो ये ब्लड क्या करता है कि जैसे ही हार्ट इसको पंप करेगा तो ये लंग्स से आने वाली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और जो फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको कैरी करके ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे जाएगा, वहाँ पर इसको क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो मटेरियल है, ठीक है, उसको अपने साथ ले लेगा और इसको हार्ट तक लेके आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हार्ट से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुँचेगी और लंग्स से इसको बाहर कर दिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये किडनी के थ्रू और स्प्लीन के थ्रू ये क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे या फिर रिमूव आउट कर देंगे। ये हेल्प किस में करता है? रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये एसिड बेस बैलेंस, यानी कि बॉडी के अंदर ना ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए ना बेसिक कंडीशन, तो उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, यानी कि उसके बीच में जो भी बैलेंस है उसको बनाने के लिए ये यूज़ होता है। टेम्परेचर और वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, ये क्या होना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए। तो उसको भी उस मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है? ये यूज़ होता है, इसका फंक्शन है। वाटर कंटेंट अगर बॉडी के अंदर क्या है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या होगी? स्वेल कर जाएगी। तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए क्या करेंगे? ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यूज़फुल होता है। नेक्स्ट जो बॉडी सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंडर में क्या क्या आते हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल
and large intestines and anus. Accessory organs such as salivary gland, liver, gallbladder and pancreas. ठीक है, तो ये सभी ऑर्गन्स जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर में आते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसका मतलब क्या है? जो फूड है जिसको हम इनगल्फ करते हैं उसका मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन करना। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना, बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, उसका क्या किया जाता है? एलिमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिस्टम हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। इसमें आने वाले ऑर्गन्स हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो इसकी फंक्शंस क्या है? प्रोड्यूसेस, स्टोर्स, एलिमिनेट्स यूरिन। ये क्या करता है? यूरिन को प्रोड्यूस भी करता है और उसको यूरिन को प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये होता है किडनी में यूरिन। अब उसके बाद यूरेटर के थ्रू ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद ये स्टोर होता है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। एंड उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू इसको क्या किया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेट्स द वेस्ट एंड रेगुलेट द वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड है ना उसमें वेस्ट का और जो वेस्ट का वॉल्यूम क्या होता है इसमें रेगुलेट किया जाता है इसके थ्रू। एलिमिनेट भी करता है ये वेस्ट को और उसके बाद रेगुलेट किया जाता है ब्लड में वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प। अब हेल्प करता है ये किस में? मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड जो होंगे, बॉडी फ्लूइड क्या है? जैसे कि ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, इसमें क्या है? ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। इसमें एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है? ये बैलेंस करता है। उसके बाद फिर क्या करता है? मेंटेन मिनरल बैलेंस ऑफ अ बॉडी। अब जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे फूड के थ्रू आते हैं। ये फूड जो होते हैं, फूड के थ्रू मिनरल्स, और जो वाटर हम लेते हैं उसके थ्रू क्या आते हैं? ये मिनरल्स आते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसका ध्यान रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूरिनरी सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें आने वाले ऑर्गन्स हैं लंग्स हुआ, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियल ट्यूब्स है। अब इनका जो फंक्शंस हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। लंग्स क्या है? लंग्स है, और लंग्स क्या है? ये मतलब प्राइमरी पार्ट है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड। जो इन्वायरमेंट में जो एयर थी उसमें से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी में है उसको एक्सहेल करना बॉडी के बाहर। हेल्प्स इन रेगुलेट एसिड बेस ऑफ बॉडी फ्लूइड। यूरिनरी सिस्टम की जैसे ये भी बॉडी के अंदर एसिड बेस जो है ना उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स जो है यानी कि लिरिंग्स वाला पार्ट जो है, लिरिंग्स, इसके थ्रू क्या करता है? ये साउंड का प्रोडक्शन करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स यानी कि वाइब्रेशन ऑफ वोकल बॉक्स जो है उसके थ्रू ये हो पा रहा है। अगर ये वाइब्रेट ना करें तो ये हम जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये साउंड प्रोड्यूस ना हो पाए। नेक्स्ट सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम है लिम्फ। इसमें ऑर्गन्स क्या है? लिम्फ है और लिम्फ वेसल्स है। बेसिकली लिम्फ होता क्या है? ये टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू के जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। अब लिम्फ्स क्या है? लिम्फ से रिलेटेड ऑर्गन्स और भी हैं, जैसे लिम्फेटिक सेल्स हैं, स्प्लीन है,
है। स्प्लीन्स को ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स भी बोलता है, सॉरी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है इसको है। और थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, ये सभी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, रिटर्न्स प्रोटीन एंड फूड टू ब्लड। प्रोटीन्स जो है, जो एक्सक्रीटरी पार्ट के थ्रू ये एक्सक्रीट हो करने के लिए जो किडनी फिल्टर कर देती है, तो उससे ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको ब्लड में फिर से पोर कर देते हैं। कैरी लिपिड्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड। अब ये जो लिपिड होता है, ये लिपिड क्या होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि ये जो ब्लड है जो हाइड्रोफोबिक होता है। इस वजह से ये क्या होता है, ये जो हमारी जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं इसके थ्रू ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ये थ्रू जनरली नहीं। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जो लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू ये क्या है, लिपिड क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और इसको क्या किया जाता है, ये ब्लड में जाके मिल जाता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि पैथोजेंस के अगेंस्ट में ये हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट जो बॉडी सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आने वाले ऑर्गन्स हैं पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये सभी ऑर्गन्स जो हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, यानी कि ये क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये हार्मोन्स। तो इनका काम क्या होता है, रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़ बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो आने वाले जो ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, हार्मोन्स के थ्रू बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट बॉडी सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। इसमें आने वाले ऑर्गन का नाम है स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल्स का जो फंक्शन है ये क्या है, प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट। जितनी भी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं ये स्केलेटल मसल्स के थ्रू होते हैं, सच एज वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग या मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स या फिर एनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो स्केलेटल मसल्स या मस्कुलर सिस्टम के थ्रू होते हैं। अब इसमें क्या, स्टेबलाइजेज बॉडी पोस्चर। हमारी बॉडी जो है ना एक स्पेशल पोस्चर यानी कि स्पेशलाइज्ड पोस्चर में है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए मस्कुलर सिस्टम का काम है। ठीक है, जनरेशन ऑफ हीट, और ये जनरेशन ऑफ हीट भी काम अब जनरेशन ऑफ हीट कैसे होगा, जैसे कि हम अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी जो क्या करेगी, एनर्जी का यूज़ करेगी। एनर्जी का यूज़ करने के बाद तो एनर्जी क्या होगी, ये हीट के फॉर्म में रिलीज़ होगी। हीट के फॉर्म में रिलीज़ होगी तो हमारी बॉडी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो हमारी बॉडी क्या होगी, हीट अप हो जाएगी और बॉडी में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। ठीक, हमारे पास जो सिस्टम आता है वो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। इसमें क्या होता है, ईयर्स, आइज़, स्किन, टंग, नोज़, ये सभी क्या है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं। अब इनका काम क्या है, डिटेक्ट द चेंज इन द बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना। जैसे कि आइज़ का क्या होता है, विज़न, ईयर्स का होता है हियरिंग, टंग का क्या होता है, टंग का क्या होता है, टेस्ट करना। ठीक है, टेस्ट करते ही ये टंग हमारे जो भी, और उसके बाद जो नोज़ होती है स्मेल करने की, स्मेल के लिए काम है, यानी कि स्मेल के काम आती है। उसके बाद फिर स्किन क्या होती है, टच सेंसेशन। ठीक है,
जो भी टच सेंसेशंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन। नेक्स्ट आता है सिस्टम हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आने वाले ऑर्गन्स हैं मेल ऑर्गन्स। मेल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, ठीक है, एंड पेनिस, ये सभी क्या होते हैं? मेल ऑर्गन्स के पार्ट हैं। फीमेल ऑर्गन्स में क्या क्या है? ओवरीज, यूरिन ट्यूब्स, यूटरस, वेजाइना, ये सभी क्या है? फीमेल ऑर्गन्स के पार्ट हैं। अब इनका फंक्शंस क्या होता है? गोनाड्स प्रोड्यूस गैमेट्स दैट यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये गोनाड्स जो होते हैं, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी जो है, ये क्या करेंगे? गोनेड्स हैं, इनको गोनेड्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैमेट्स क्या, टेस्टिस से फॉर्म होने वाला गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट होता है, और ओवरीज से जो फॉर्म होने वाला गैमेट होता है उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं? ये फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। एम्ब्रियो फॉर्म और एम्ब्रियो क्या है? डेवलप होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और गोनेड्स रिलीज द हार्मोन्स दैट रेगुलेट द रिप्रोडक्शन। और जो गोनेड्स हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज जो है, ये क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज़ करेंगे, जो कि क्या होगा? रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। जैसे कि फीमेल जो हार्मोन होगा वो क्या करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और डिफरेंट जो फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको कंटिन्यूसली कंटिन्यू रहने के लिए ये ज़रूरी होगा, हार्मोन्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि टेस्टिस हैं, टेस्टिस में हार्मोन फॉर्म होगा, वो क्या करेगा? जो भी स्पर्म्स हैं, यानी कि मेल गैमीट्स हैं, उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जो भी हार्मोन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अदर एसोसिएट ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर गैमीट्स। जो अदर उसके बाद जो टेस्टिस एंड ओवरीज जो है, इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स हैं ये क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होता है? सिर्फ ये क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स करते हैं या फिर स्टोर ऑफ गैमीट्स करते हैं। बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।